ये भी निवेदन करना चाहता हूं, आप शेखावाटी के आन शान और बान की बात करते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि शेखावाटी का मान सम्मान हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि सीकर और शेखावाटी संभाग और नीमका थाना का विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। न धन की कमी रहेगी, न विकास की कमी रहेगी। किसी को कुछ लंबे संघर्ष के बाद मिले और फिर झटके में छिन जाए तो उसका दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ। पर बात यह भी है कि सारी चीजें इमोशन पर नहीं होती, कुछ चीजें रियलिटी पर भी होती हैं। इमोशन कई हो सकते हैं लेकिन रियलिटी एक ही होती है। अब या तो उस वक्त फैसला गलत था या आज फैसला गलत है। इसी को समझने की कोशिश आज पंचतंत्र में करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि गहलोत राज में कुछ नए जिले बनाए गए और इसके बाद भजनलाल सरकार के दौरान काफ़ी जद्दोजहद की गई, काफ़ी मंथन किया गया और पुराने लिए गए निर्णयों में से कई निर्णयों को गलत ठहराते हुए ये कहकर कि कई क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे थे, उनमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया। 3 संभाग जो नए बने थे उन्हें भी निरस्त कर दिया गया। इन्हीं में से एक है सीकर, जो कि कुछ दिनों पहले तक, उस फैसले के पहले तक संभाग था। उसी हिस्से में से नीमका थाना जिला भी अब जिला नहीं रहा। ऐसे में वहां पर प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, कुछ भाषाई गरिमा भी तार तार हुई है। लेकिन सवाल यही है कि कल यानी शनिवार को जब सीकर बंद होगा तो लोगों से मिलने वाले समर्थन को देखकर, यानी बंद कितना सफल रहा उसके आधार पर उसे पब्लिक मैंडेट तो आसानी से मान लिया जाएगा। आज कौन कहां पर खड़ा है, रियलिटी क्या है, वो जो तब ली गई गलत थी या जो आज ली गई गलत है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता बलवंत सिराना जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फूल सिंह जी भी हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, कुछ ही पलों में टीवी स्क्रीन पर होंगे। स्वागत है बलवंत भाई आपका। बलवंत भाई, क्या थैंक यू स्वप्निल। जमीन पर जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है, कभी वकील रैली निकाल रहे हैं, कभी आम जन प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है? क्या लोग उन्हें अपना दर्द बता रहे हैं या अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की रेवड़ियां बांटने की आदत है, लंबे समय से इतिहास साक्षी है, और रेवड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। और राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले आप धनाधन जिले बना रहे हो। आपने आधारभूत सुविधाएं डेवलप नहीं की, वित्तीय संसाधन की व्यवस्था नहीं की, वहां उसके पूरा एक फिजिबिलिटी की स्टडी नहीं की, और आपने जिसने डिमांड की, जिधर से भी डिमांड उठी, आपने वहां जिले बना दिए। ये उसका दुष्परिणाम था। अब सीकर संभाग था, लेकिन 12 महीने में 1 साल हो गया, से भी ज्यादा का समय हो गया। कौन सी सुविधाएं आपने दी, कौन से संसाधनों का प्रावधान लेकर के आप चले? 12 महीने में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो लगे कि संभाग में कोई काम होना शुरू हुआ है। तो इसलिए सरकार ने इसकी समीक्षा की है, और भाजपा सरकार ने समीक्षा करके और उसके बाद ये निर्णय किया है। सरकार में विशेषज्ञ भी रहते हैं, बलवंत भाई, जब सीकर को संभाग घोषित किया गया, जब नीमका थाना को जिला घोषित किया गया, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया था, विरोध नहीं किया था, या खुलकर ये नहीं कहा था कि हम आएंगे तो इसे हटा देंगे, ये फैसला गलत है। दूसरा, पिछले 12 महीनों में इस संभाग में या इन जिलों में किसी को काम करना था तो वो आपको करना था। लेकिन उस समय ये लगा कि सरकार ने पूरे प्रावधान रख करके काम किया होगा, लेकिन 12 महीने बाद जब दोबारा समीक्षा हुई तो पता चला कि ग्राउंड पे कुछ उतरा ही नहीं, न जिले जैसा कुछ उतरा, न संभाग जैसा कुछ उतरा। और इसलिए सरकार ने उसकी समीक्षा की, और फिर सरकार भविष्य में भी संसाधन का पूरा विकास करके, ऐसा नहीं है कि ये मंजिल यहीं खत्म हो गई, आगे कोई चांस नहीं है, पूरे संसाधनों का विकास करके पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा के दोबारा भी इसकी समीक्षा होकर के दोबारा भी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है, दोबारा भी सरकार की निगाहों में सारी चीजें। नहीं तो क्या लोगों के आक्रोश का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? आप लोगों को उनको समझाना पड़ रहा है? लोगों का रिएक्शन है, प्रतिक्रिया होगी। एक बार किसी चीज को देने के बाद वापस लिया जाता है, पर हम सब उनको समझा रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं कि सरकार आपके पूरे हितों का ध्यान रखेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा नीमका थाना का उसी तरह से विकास किया जाएगा जिस तरह से उसके जिले का विकास होता, और सीकर में भी उसी तरह ध्यान दिया जाएगा जिस तरह उसके संभाग का विकास
करना होगा, उस तरह से सरकार उसका काम करेगी। लेकिन बलवंत जी, एक सवाल तो मैं फिर भी लेना चाहता हूं। लोगों को ये डर है, लोगों ने पर्सनली हमें भी, हम लोग भी अब पत्रकार हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, कई लोगों से जुड़ते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि दादा हमारा तो ये आप समझो कि आप एम्स का सपना भी गया, हमारे तो बड़े स्तर के कॉलेजेस का सपना भी गया, अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं, लोग उन सारे क्राइटेरियाज को, उन सारे प्रोसीजर से लोगों को इतना पता नहीं रहता। ये कांग्रेस ने एक दिशा भ्रम फैलाया है, दिग्भ्रमित किया है। इसलिए किया है, आप राजस्थान में कितने एम्स हैं? संभाग तो जयपुर भी था, संभाग तो कोटा भी था, संभाग तो बीकानेर भी था, सब में एम्स बन गए क्या? कितनी आईआईटी है राजस्थान में? कहाँ है आईआईटी? संभाग पहले से 5 थे, केवल जोधपुर में एम्स बना, जोधपुर में आईआईटी बनी। तो संभाग होने का मतलब एम्स आ जाएगा, आईआईटी आ जाएगी। ठीक है। जैसे मेले में मिलने वाला खिलौना है, ला करके रख दिया एम्स, मेले में मिलने वाला ला करके रख दिया आईआईटी। ये दिग्भ्रमित करने का कांग्रेस का एक प्रपंच है और कुछ नहीं है। जो सुविधाएं चाहिए जिला मुख्यालय पर और उसके बाद संभाग के स्तर पर, वो सारी सुविधाएं हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी और उसके बाद हम इस संभाग बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जब हम इतिहास को खंगालते हैं, मेरे साथ सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं एक बार आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा दूं। किशन पारीक जी हैं मेरे साथ, राज्य सचिव हैं माकपा के। किशन पारीक जी, आपका स्वागत है। फूल सिंह जी, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है फूल सिंह जी। और रमेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं सीकर से। मैं देखिए, एक इतिहास की एक बात बताना चाहता हूं। एक वक्त था जब भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया, कांग्रेस ने इस बात का श्रेय लिया कि देखिए भरतपुर को हम एनसीआर में शामिल करने में सफल रहे, अब विकास की बयार लग जाएगी। लेकिन आज भरतपुर चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं साहब, आप हमें एनसीआर में मत रखो, हमें तो यहां से हटाओ, हमें तो नुकसान हो गया। तो जश्न उस वक्त मनाया गया था, लेकिन आज भरतपुर चाहता है कि हमें उससे हटाया जाए। कहीं ये ऐसा ही फैसला तो नहीं रहा? इस बात को समझने की जरूरत है। मैं किशन पारीक जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। किशन पारीक जी, न देने में आपका कोई योगदान था, न लेने में आपका कोई योगदान था। आज आपका पॉइंट क्या है? आज आप कहना क्या चाहते हैं? पहले कोई योगदान नहीं, नागरिक है, मांग संघर्ष समितियों के नीचे ने भूमिका निभाई है। ये जो ने कदम उठाया है, इसके बड़े और का निराकरण राजस्थान के को समाप्त कर और 3 संभाग के राजस्थान की सरकार ने जन भावनाओं का मैं कहना किशन भाई, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एक बार हो सके तो आप इस ऐप से निकलकर दोबारा इस ऐप पर ज्वाइन कीजिए। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, शायद नेटवर्क की कोई समस्या है। तब तक फूल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फूल सिंह जी, मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, भरतपुर को एनसीआर में जुड़वा कर, लोगों से जश्न मनवा कर उन्हें दुख के झंझावत में फंसा दिया गया। कहीं वैसा ही कुछ सीकर में ना हो जाए? हो सकता है ये सोच भजनलाल सरकार की रही हो। गलती आपके हिसाब से कहां हुई है भजनलाल सरकार से? किस चीज को समझने में या किस चीज को पकड़ने में? सीकर संभाग की जहां तक बात हम करें तो भरतपुर को एनसीआर वाली बात से बिल्कुल अलग बात है। निश्चित रूप से जो है, सीकर को जो संभाग बनाया गया, एक दिन में संभाग नहीं बनाया गया। बहुत लंबे समय से ये डिमांड थी तीनों जिलों के लोगों की, और उस हिसाब से ही पूरा सेटअप जिस प्रकार से खड़ा होना था वो निश्चित रूप से चल रहा था। और आज जिस प्रकार से भजनलाल जी की सरकार ने ये जो फैसला लिया है, मैं ऐसा सोचता हूं कि निश्चित रूप से बिना कोई सोचे समझे और एक राजनीतिक द्वेषता या राजनीतिक सोच की कमी हो सकती है इस बात की। नहीं, द्वेषता क्या? नहीं, 2 सेकंड। फूल सिंह जी, द्वेषता क्या? खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के इलाके का एक जिला नहीं है, तो द्वेषता क्या? देखो, मैं उस जिले पे नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही जिले बने थे वो अच्छे बने थे, लेकिन सीकर संभाग की जहां तक बात करना चाहता हूं, सीकर संभाग किसी भी दृष्टिकोण से
गलत सिस्टम से नहीं बना था। आज चूरू के जो लोग हैं, आज राजधानी आते हैं तो सीकर संभाग एकदम 50 किलोमीटर की दूरी से लेके वहां सीकर का अपना काम करके और वो जयपुर राजधानी का काम करते, और उधर एक बीकानेर जाके वो राजधानी आना चाहें। आज झुंझुनू के लोग जो है वो आधे घंटे 1 घंटे में पूरे झुंझुनू के लोग जो है वो अपने संभाग का काम कर जाते। मतलब कितनी सुविधा जनता को हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस फैसले से जनता इतनी आक्रोश में है, जनता इस बात को ये समझ नहीं पा रही है कि ऐसा सरकार ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं आपने जो पॉइंट बोला है उसे समझने के लिए रमेश जी के पास जाता हूं। रमेश भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। आपने जब सीकर संभाग नहीं था वो दिन भी देखे हैं, जिस पीरियड के लिए सीकर संभाग बना वो दिन भी देखे हैं, और आज जब संभाग का दर्जा छीन लिया गया है वो दिन भी आप देख रहे हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है, कितना बेनिफिट मिला था इस ब्रीफ पीरियड के लिए, इतना कि उसे सस्टेन किया जाए या क्या? क्योंकि देखिए, मैं ये हमेशा मानता हूं कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को जिस तरह का काम होता है ना, वो लोकल लेवल पर ही सुलझ जाता है। जैसे मैक्स टू मैक्स पंचायत स्तर पर काम पड़ेगा, वो सरपंच के पास जाएगा। हर चीज़ के लिए कलेक्टर के पास तो दौड़ा नहीं जाता। रमेश भाई, शायद आपका नेटवर्क ब्रेक हुआ है, लेकिन ठीक है। किशन पारीक जी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। किशन पारीक जी, आप मेरी बात को समझेंगे। दूरस्थ गांव के लोगों को सबसे पहला जो काम पड़ता है वो सरपंच से पड़ता है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पड़ता है। हर काम के लिए संभाग दौड़ा नहीं जाता है। हर 100 में से 4 ऐसे लोग होंगे जिनको संभाग जाने की जरूरत पड़ती होगी। अब उन 4 लोगों के लिए हम एक नया ढांचा, एक नया सेटअप बनाएं, हम ये मांग कर रहे हैं या फिर हम क्या कह रहे हैं? देखिए, हाँ बोलिए। जन तो थोड़ा शुरू हो चाहे झुंझुनू हो, इस तरह से बहुत काम कई तरह, वो भी आईजी डीआईजी से मिलना होगा, आप निकलो वो संभाग पे होते हैं। मैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ राजस्थान की शब्दों में करना चाहता हूं, राजस्थान की जनता का 9 जिले लेकिन जिस तरह की रणनीति राजनीति कल आम जनता करके जो संघर्ष फैसला किया है, अभी कांग्रेस वो कर रही है। मैं कहना तो आंदोलन है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये जन आंदोलन चुका है। और ऐसा कि ये राजस्थान संगठन जिसने किसी जन विरोध के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से सरकार को झुकाया है। और की सरकार जिसने आदर करके शिखर संभाग प्राप्त किया है, मैं आंदोलन होगा जिसकी भूमिका कल बनी। कल से लोग सड़कों पे और ये गाँव डाली सरकार को और राजस्थान की 9 जिलों और 3 ठीक है। क्या रमेश जी मेरे साथ जुड़ गए? रमेश जी अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़े, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। अपने गुस्से का इजहार करने का अधिकार सभी को है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फूल सिंह जी मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। ये कह देना कि किसी की औकात नहीं है, क्या ये सही होता है? मतलब कल पीसीसी चीफ ऐसे गुस्से में बोल गए या उसको मीन करते हैं? मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जिसको कह रहे हो कि तुम्हारी औकात नहीं है, उन्होंने उपचुनावों में आपको धूल चटाई है बुरी तरह से। इसमें मैं जो बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है वो उस बात का जवाब तो वो देंगे, लेकिन मैं इस बारे में ये जरूर कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे बलवंत जी कह रहे थे कि संभाग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। आज हमारे जैसे लोग भी जब एसएचओ से काम नहीं बने एसपी के पास चले जाते हैं, आईजी के पास तो जाने की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो तीनों जिलों के लोगों को ऐसी सुविधाएं मिली और संभाग बहुत जरूरी था। और मैं तो ये सोचता हूं कि सरकार ने निश्चित रूप से पता नहीं कितनी
संकीर्ण सोच का परिचय दिया है। ठीक है, राजनीति में सब बातें चलती हैं, लेकिन इतना सीकर संभाग को निरस्त करके बहुत ही छोटा काम किया है। ठीक है बलवंत जी, मैं देखिए अब आपके पास आ रहा हूं। बलवंत जी, मेरा सवाल घूम फिर कर वही है। देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लोगों को जब कोई चीज मिल जाती है ना, तो वो मिल जाती है ना, उसके बाद उनका मन नहीं होता उस चीज को छोड़ने का। अभी आप लोगों ने इमोशनल फैक्टर को ध्यान नहीं दिया, चलिए मान लिया कि आप लोगों ने इमोशनल फैक्टर को ध्यान नहीं दिया। क्या हम नया ढांचा क्रिएट करना इतना मुश्किल था, इसे क्राइटेरिया में जोड़ना इतना मुश्किल था कि हम चीज़ों को समझ ना पाए? क्योंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश हमसे ज़्यादा ज़िले हैं, वेस्ट बंगाल हमसे ज़्यादा ज़िले हैं। भाई छोटे से छोटे राज्यों में भी उसका शायद कुछ तो बेनिफिट होता होगा, इसीलिए है, नहीं तो वो क्लब भी कर सकते थे। स्वप्निल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विकास के लिए संभाग भी चाहिए, विकास के लिए जिले भी बनने चाहिए। आप पत्रकारिता में है, मैंने भी एक जमाने में पत्रकारिता की है। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, आप सीकर संभाग का जो कार्यालय है उससे राइट टू इन्फॉर्मेशन में, और डीआईजी जो ऑफिस, आईजी ऑफिस था, उससे राइट टू इन्फॉर्मेशन में पिछले 12 महीने में कितने पत्रावलियों का डिस्पोजल हुआ, कितना काम वहां हुआ, उसको निकलवाइए। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कि सामने इलेक्शन आ रहा है, हमें दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाना है, लोगों का वोट बैंक मिले। हाँ, जहां जस्टिफाइड था वहां सरकार ने किया, केवल इस महज इस उद्देश्य से। नहीं कहा, नहीं, दो सेकंड, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। एक्चुअली तीनों ही संभाग खत्म कर दिए। आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने एक नहीं बलवंत जी, एक्चुअली 3 नए संभाग बने। सच और गलत को मैं सीकर की बात करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3 नए संभाग बने, उन तीनों संभागों को खत्म किया गया। क्या यही स्थिति बांसवाड़ा के साथ थी? क्या यही स्थिति पाली के साथ थी? जहां बिल्कुल काम नहीं हो रहा था और संभागीय स्तर पे जो सुविधाएं डेवलप होनी चाहिए थी, आधारभूत तो सुविधाएं नहीं थी, वित्तीय संसाधन, वित्तीय भार बढ़ रहा था, सरकार की स्थिति नहीं थी, इसलिए पूरा विश्लेषण करके, पूरी समीक्षा करके निर्णय किया गया है। सरकार वहां संसाधन विकसित करेगी, सारे साधन विकसित करेगी, उसके बाद इस पर दोबारा से विचार होगा। तो फूल सिंह जी, देखिए ये सवाल बार बार घूम घूम कर कांग्रेस की ओर आ रहा है और कांग्रेस की ओर से इस पर कोई फुल प्रूफ जवाब दिया नहीं जा सका है। वो सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन रमेश जी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने वो दौर देखा है जब सीकर संभाग नहीं था, फिर आपने वो दौर भी देखा, भले ही कम समय के लिए देखा, जब सीकर संभाग बना, फिर आपने वो दौर भी देख रहे हैं जब उनसे संभाग का तमगा या दर्जा छीन लिया गया। क्या उस ब्रीफ पीरियड में जब सीकर संभाग था, कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग बेनिफिट सीकर को मिल गया था जिसके वजह से ये कहा जाए कि हाँ ये बहुत जरूरी है? देखिए स्वप्न भाई, निश्चित रूप से एक बात कही जा सकती है कि ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने अपने अंतिम समय में जो जिले बनाए और संभाग बनाए, तो कहा जा सकता है कि जब साल के चुनावों के अंतिम समय में बनता है तो हो सकता है संसाधनों का अभाव रहा और जो जितना काम होना चाहिए संभाग स्तर पे, बड़े स्तर पे जितना बजट आना चाहिए था, बजट नहीं मिला, या जितने कार्यालय बनने चाहिए थे वो नहीं बने। राज्य सरकार का ये कहना है कि साहब संभाग खोलने से या जिला बनाने से कुछ नहीं होगा, बड़े बजट की आवश्यकता होती है। और शायद मुख्यमंत्री भजन लाल ने इसी को लेकर के अपना एक कमेटी गठित की, कमेटी में ये तय किया गया कि साहब ये जिले हटा दो और ये संभाग भी हटा दो। लेकिन निश्चित रूप से एक चीज अपने को माननी पड़ेगी कि जब संभाग और जिला बन गया तो अब जन आक्रोश जरूर शेखावटी में देखने को मिलेगा। कल भी यहाँ बड़ी मीटिंग हुई जिसमें माकपा कांग्रेस ने समर्थन किया है सांसद अमराराम को, क्योंकि कांग्रेस की सीट इन्होंने छोड़ी थी, अमराराम यहाँ से सांसद, तो माकपा और कांग्रेस सब ने मिलकर के और एक बड़ी बैठक की। बैठक में यह तय हुआ कि साहब एक सोची समझी रणनीतियों के तहत ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसी आंदोलन के तहत कल सीकर बंद का भी आह्वान किया गया है। एक भविष्य की बात है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि नीमका थाना और सीकर दोनों ही संभाग और जिला बनाने के बाद लोगों के चेहरे पे काफी खुशियां थी। हाँ, नहीं खुशियां तो थी, इसमें कोई दौराय नहीं है रमेश भाई। मैं उस चीज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस चीज की बात कह रहा हूं जैसे दूरस्थ इलाके के लोगों को, मेरे हिसाब से या मेरी समझ में आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो लोगों के घरों तक पहुंच जाए। लोगों को उठ कर वहां तक अगर आना पड़ रहा है तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। ये तो आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन मेरी नजर में तो नहीं हुई। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर दूर से उठ कर आने वाले लोगों की संख्या अगर हजारों में है तो बात अलग है,
लेकिन अगर 100 या 100 के आसपास है तो सिर्फ उतने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा सरकार को करना चाहिए या नहीं, इस पर सोचना होगा। तो इस लिहाज से आपने क्या कुछ बदलाव देखे थे, मैं ये पूछ रहा हूं। संभाग बन गया तो कि लोग दौड़ दौड़ कर संभाग मुख्यालय ही आने लगे? क्या वो अपने इलाके में समस्याएं नहीं सुलझा रहे थे? अगर नहीं सुलझा रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल ही ढकोसला है, ढा हुआ है सीकर में। लगता है रमेश भाई तक मेरी आवाज नहीं जा रही। रमेश भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ स्वप्निल, अब मैं सुन पा रहा हूँ, बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो है जो लोगों के घरों तक पहुंच जाए। अच्छा, ऐसे कितने लोग सीकर संभाग के कोने कोने से उठ के संभाग मुख्यालय आ रहे होंगे? अगर वो हजारों में है तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन में लैप्स हैं, और अगर वो 100 से कम है तो सिर्फ उसी के लिए एक आर्थिक ढांचा खड़ा करना कितना मुफीद रहता? सवाल यह है। देखिए सुपिल, पत्रकारिता का एक धर्म बनता है निष्पक्ष पत्रकारिता करना। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सीकर को संभाग बनाने के बाद जो दूरी की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो चूरू से झुंझुनू जाना ये काफी दूरी था, झुंझुनू से जयपुर जाना ये भी दूरी था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है नीमका थाना, सीकर और चूरू, इन तीनों जिलों की अगर कहीं बात करें दूरी को लेकर के, तो एक सीकर संभाग था वो एक ठीक था, क्योंकि दूरियां लोगों की कम थी कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के एरिया में शायद तीनों जिले कवर हो रहे हैं। अब इन्हीं जिलों को अगर बात करें चूरू को लेकर के, तो चूरू में 180-85 किलोमीटर दूर जाकर के जयपुर को जाना पड़ेगा। दूरी के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब राज्य सरकार का कहना है कि साहब एम्स भी नहीं दे सकते, या बड़ा खर्चा संभाग को करना पड़ता है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, बड़े संसाधन जुटाने पड़ते हैं। ये राज्य सरकार की अपनी एक सोच है कि वित्तीय संसाधन कितने और किस आधार पे इन्होंने अपना संभाग और जिला निरस्त किया है। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में कहीं न कहीं राज्य सरकार को लोगों के जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपनी बात समझाने में असफल रहते हैं, पूरी तरह से असफल रहते हैं, तो विपक्ष के हाथ भी एक संजीवनी तो लगी ही है। मैं प्रदेश व्यापी स्तर पे कह रहा हूं, शेखावाटी में तो कांग्रेस वैसे भी मजबूत है। लेकिन मेरा सवाल फूल सिंह जी जो था वो ये है कि मान लीजिए कि मैं अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए भी कोई प्लानिंग कर रहा हूं ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करके रखूंगा। जैसे मेरी बेटी को मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसी योजनाओं में इन्वेस्ट कर रखा है जिसके जरिए जब वो बड़ी होगी तो मैं कुछ रकम जुटा चुका होऊंगा। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई बैकअप, कोई ऐसे कोष की आपने घोषणा की थी अपने, खैर बजट तो उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिला, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा प्रावधान बनाया था कि इसमें इस तरह से पैसे आएंगे और इस तरह से पैसों का इन्वेस्टमेंट होगा? क्योंकि उस लेवल पर कहीं पर जमीन एक्वायर की गई हो या बिल्डिंगों का ढांचा खड़ा करने के लिए टेंडर्स निकाल दिए गए हो, ये तो आप नहीं कर पाए थे। निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है। जब भी किसी चीज की प्लानिंग की जाती है, आज हमारे सीकर में मेडिकल कॉलेज खुला, उससे पहले झालावाड़ में भी मेडिकल कॉलेज खुला, चूरू में भी खुला। तो जो भी कोई इंस्टीट्यूशन खुलता है उससे पहले सारे संसाधन नहीं जुटा के खड़े कर दिए जाते हैं। आज सीकर में फैकल्टी नहीं थी, आज जब खोल दिया गया तो आज स्टूडेंट्स भी आए हैं, आज न्यूरो के सिस्टम के लोग डॉक्टर भी आए हैं, आज कार्डियो डीएम भी आए हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज आई हैं। लेकिन क्या कभी भी किसी हॉस्पिटल के साथ में या पीएचसी के साथ में या सीएचसी के साथ में या मेडिकल कॉलेज के साथ में कभी भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ नहीं आता? उसकी शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद में सारी चीजें आ जाती हैं। और आज हमने संभाग खोला तो संभाग में जो है बहुत किसी चीज की कोई जगह की कोई कमी नहीं, उनकी कोई कमी नहीं। संभाग के लिए हमने ऑफिसेज दे दिए, हमने अधिकारी दे दिए, हमने कर्मचारी दे दिए। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें आती। और जो कर्मचारी तो कहाँ दे दिए? कौन सी भर्ती हुई है? कर्मचारी तो फूल सिंह जी 2 सेकंड नहीं 2 सेकंड। कर्मचारियों की तो वैसे ही प्रदेश में भारी कमी है, भर्तियां आती नहीं, कई सारे पद तो अभी कई लोगों के रिटायर होने पर और खाली हो जाएंगे। तो ऑलरेडी संभागों में और आपने रिडिस्ट्रीब्यूट कर एक तरह से कई इलाकों में कर्मचारियों की कमी भी कर दी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की जरूरत है फूल सिंह जी। बाकी बातें तो आपकी सही है, ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल, विपक्ष के नाते आपने जो क्रिटिक्स की है उसका आपको अधिकार है, लेकिन इसी का जवाब बलवंत जी आपको देना पड़ेगा। बलवंत जी देखिए, हो सकता है कि जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको ये लगे कि मैं सरकार की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। मैं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैंने देखा है भजनलाल सरकार को लचीला होते हुए। अगर उन्हें कभी यह लगा कि हमने जो फैसला लिया है वो सही नहीं बैठ रहा है, तो उन्होंने उस फैसले को बदलने में या उससे पलटने में या उससे कदम खींचने में झिझक नहीं दिखाई कि हमारी थू-थू होगी। ये सरकार के लचीलेपन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं एडमायर करता हूं। मैं कह रहा हूं क्या इसमें भी ऐसा ही है? आप ये तो नहीं कह रहे ना कि आने वाले समय में रास्ते बंद हैं, अगर फिर जरूरत होगी फिर हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
शायद स्वप्निल आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैंने अपने हर आज की इसी बहस के इस डिबेट की हर स्टेटमेंट में ये बोला है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी सरकार संसाधनों का विकास करेगी। आपको पता है कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, ढंग की बात कोई नहीं करता। 25 ग्राम पंचायतों पर हम एक पंचायत समिति बना रहे हैं। जब ये पंचायत समितियां बनेगी, आज सीकर में 8 पंचायत समिति है, ये कल को आने के बाद 14 भी बन सकती है, 15 भी बन सकती है। जब 15 पंचायत समिति होगी तो वहां अपने आप में एसडीएम कोर्ट्स भी खुलेंगे, तहसीलें भी बनेंगी। तो ये संसाधन जुटा करके दोबारा से परिसीमन के बाद, एक बार परिसीमन हो जाए, जनगणना हो जाए, उसके बाद सरकार बड़े विवेक से निर्णय लेगी और छोटे जिले और कई संभाग बनेंगे। ऐसा कहीं दरवाजे कहीं बंद नहीं हुए हैं। ये तो अभी तात्कालिक एक निर्णय करना पड़ा है क्योंकि स्थितियां इतनी ज्यादा विकट थी, काम हो नहीं रहे थे, साधन थे नहीं, और ऐसे में संभाग दे दिया, फाइलों का डिस्पोजल नहीं हो रहा। सभी बातें टेबल पर आ चुकी हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई बार इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। क्या ये फैसला उन कड़े फैसलों की कड़ी में अपना नाम शुमार करता है जो कि विकास के दृष्टिकोण से ज़रूरी हो? और उससे इतर जब भी कड़े फैसले लिए जाते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन अलग तो होता है। ये हमने देखा है, ये इंदिरा गांधी ने भी झेला है, ये राजीव गांधी ने भी झेला है, ये नरसिम्हा राव ने भी झेला है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी झेला है, ये मनमोहन सिंह ने भी झेला है और ये नरेंद्र मोदी को भी कुछ हद तक झेलना पड़ा है। अब मसला सिर्फ इतना है कि कल यानी सीकर बंद जब शनिवार को बुलाया गया है, वो जितना सफल रहेगा, कम से कम वो उस इलाके के पब्लिक सेंटिमेंट को, मूड को बताकर तो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।